गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब। तो हमारी इंग्लिश की दूसरी क्लास है जो कि प्रैक्टिस सीरीज़ हम लोग का चल रहा है, जिसमें आज हम इंग्लिश के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बताना इसमें आपको बेहद ही आसान तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। आपको बता दें, यूट्यूब पर पहली बार आपको इस तरह की कोई चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जिसमें आपको सीरीज़ तो क्वेश्चन में पार्टिकुलरली आपके लिए सॉल्व करूंगा ही, सॉल्व करने के साथ आपको माध्यम भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा। तरीका इतना सरल रहेगा कि आप खुद में कहेंगे कि वाकई आपने अच्छा बताया। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। जैसा कि हम बताते आए हैं कि आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस में जो है पासिंग परसेंटेज 30% आपको मिनिमम जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 30 प्रश्नों का भी सीरीज़ आपको दिया गया है। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया जनरल इंग्लिश का, जिसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेज फॉर अल्टरनेटिव गिवन बिलो। पहला ऑप्शन आपको जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है वो है पास द बग। पास द बग का मतलब होता है दोषारोपण करना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पास द बग लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दोषारोपण करना। तो आपको बताना चाहेंगे कि दोषारोपण का मतलब होता है कि आपने किसी प्रकार की मिस्टेक की और ये मिस्टेक जो है आप किसी और के पास कैरी कर देते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला बोला गया है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया टू डोनेट मनी, तो पैसे की तो यहाँ बात नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है टू स्पॉट अ डियर, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपको जो बताया जा रहा है वो सेम चीज़ें लिखी जो मैंने कहा, टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, जो कि यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि हम देख पाए कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको मीनिंग क्या है पास द बग का, वो पार्टिकुलर मीनिंग है शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स। और चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह भी मैं स्क्रीन पर आपको शो करता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है इन ईच ग्रुप ऑफ नाउन्स बिलो वन नाउन इज़ द सिंगुलर फॉर्म, चूज़ द करेक्ट नाउन। आपको देखने में भी आ रहा होगा सब वर्ड्स में तो एस लगाया हुआ है, कन्फ्यूज़न भी हो रही होगी कौन सा वर्ड आपका जो है सिंगुलर है। तो पहले आपको, ये तो इजी है, पोटैटोज़ आलू को कहते हैं पोटैटो, पोटैटोज़, पोटैटो सिंगुलर हो गया, पोटैटोज़ प्लूरल हो गया। टॉय, टॉयज़, ये भी सही है। मिसल्स का मतलब क्या होता है? मिसल्स का मतलब होता है खसरा या चेचक। देखे होंगे गर्मी के समय में बच्चों लोग को घुमरियाँ हो जाती हैं, उस घुमरी को ही मिसल्स कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद लास्ट वर्ड जो है ना वो है ऑडियोज़। ऑडियो सिंगुलर होता है और ऑडियोज़ प्लूरल होता है। ऑडियोज़ भी सही है, ऑडियोज़ प्लूरल फॉर्म है। तो पोटैटोज़, टॉय, ऑडियोज़, ये सब जो है प्लूरल फॉर्म है। तो हमको अभी सिंगुलर आइडेंटिफाई करना था, और सिंगुलर के लिए हमारे पास जो वर्ड है मिसल्स, यही आपका राइट आंसर होगा। मिसल्स जो है इसका मतलब होता है घुमौरी, जो कि मिसल्स यहाँ पर मेरा राइट आंसर है। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। आंसर हमारा मिसल्स जो है राइट है। और मैं आपको पार्टिकुलर जानकारी देना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो एंडिंग वर्ड्स है, एंडिंग वर्ड्स जिसमें लास्ट में एस रहता है, जैसे कि न्यूज़, न्यूज़ वर्ड के साथ आप लास्ट देखोगे, न्यूज़ देखने में आ रहा है कि भाई ये तो प्लूरल होना चाहिए, बट मैं आपको बता दूं न्यूज़ जो है सिंगुलर है। इसी तरह से हमारा ऑप्शन सी जो था मिसल्स, ये भी सिंगुलर है। और भी वर्ड्स है जैसे कि न्यूज़, मिसल्स, कैलकुलस, रिकेट्स, रिकेट्स एक बीमारी का नाम है, रिकेट्स, जो कि इस तरह के वर्ड्स जो है ना हमारा सिंगुलर काउंट होगा, सिंगुलर कहते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि ख़ास तौर पर कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिसमें देखने में लगता है, उच्चारण में भी लगता है कि वो लास्ट में एस, हम लोग जनरली पढ़ते भी हैं कि प्लूरल का मतलब जो हमारा शब्द है उसमें एस लगा दीजिए। तो आपको बता दें कि जब आप नाउन के साथ एस का प्रयोग करते हैं तो नाउन जो है प्लूरल बन जाता है। मैं आपको एक बार इरेज करके फिर से लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो।
मैं आपको बता दूं कि नाउन के साथ, अगर आप नाउन के साथ एस लगाते हैं शब्द में तो वो हमारा प्लूरल बनता है, वो हमारा प्लूरल बनता है। और अगर हम लोग इसी तरह से नाउन को नहीं बल्कि अगर हम वर्ब को ट्रीट करें, वर्ब को ट्रीट करते हैं, अगर वर्ब के साथ अगर एस लगता है, वर्ब के साथ अगर हम लोग एस लगाते हैं तो वो हमारा वर्ब सिंगुलर कहलाता है। ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा मिसल्स का, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें एस लगा हुआ है और ये एस होने के बावजूद सिंगुलर कहलाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और मैं इसी तरह से आगे के जो क्वेश्चंस है उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपके लिए एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छा से, ताकि दिक्कत ना हो। मैं फिर से लिख देता हूँ सम वर्ड्स जो कि आपको जो मिलेंगे वो प्लूरल देखने में लगेगा लेकिन सिंगुलर होगा। पहला वर्ड हो गया न्यूज़, पहला वर्ड न्यूज़। दूसरा वर्ड हमारा है मिसल्स, दूसरा वर्ड हमारा हो गया मिसल्स, दूसरा वर्ड हमारा मिसल्स। चाहे तो आप इसको नोट करते हुए चले, हमारे साथ दिक्कत नहीं होगी। तीसरा वर्ड हमारा हो गया मम्स, स्पेलिंग है MUMPS, मम्स। तीसरा वर्ड हो गया हमारा कैलकुलस, तीसरा वर्ड हो गया हमारा कैलकुलस। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कई बार आपको पेपर्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद हो गया रिकेट्स, रिकेट्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक बीमारी है। इसमें एस लगा हुआ है, देखने में लगेगा कि ये प्लूरल है बट ये है सिंगुलर। नेक्स्ट वर्ड हो गया बिलीड्स, BILLIARDS। नेक्स्ट वर्ड हो गया मोलासस, स्पेलिंग है MOLASSES। और एक और वर्ड मैं आपको लिखवाना चाहूँगा, वो वर्ड है डिजीनेस, वर्ड है डिजीनेस, स्पेलिंग है DIZZINESS। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा सेशन। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप बाकी के वीडियोस को भी फॉलो करें ताकि दिक्कत ना हो। मैंने आपको ये लिस्ट एक बार फिर से लिखा दिया, न्यूज़, मिसल्स, मम्स, कैलकुलस, रिकेट्स, बिलेट्स, मोलाशियस, डिजीनेस। तो आप इसको नोट कर लें क्योंकि ये वर्ड्स कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कन्फ्यूज़न भी होती है अधिकतर बच्चों को कि इसके साथ हम लोग का ये सिंगुलर बोल रहा है या प्लूरल बोल रहा है। तो ये नाउन्स हैं और ये जितने भी नाउन वर्ड लिखे गए हैं ये हमारा सिंगुलर है। अभी हम लोग नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा अभी है, जिसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यानी एक सेंटेंस दी गई है, उसमें कौन सा शब्द आपका सही बनेगा वो आपको बताना है। लिखा हुआ है सी वेंट डैश इन माई एक्सटिमेशन। जो वर्ड लिखा है एक्सटिमेशन, सी वेंट डैश इन माई एस्टिमेशन। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं बिलो, डाउन, अंडर, नन ऑफ दीज। बिलो का मतलब होता है नीचे, डाउन का भी मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब भी होता है नीचे, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहले आप एक बार खुद से प्रयास कीजिएगा, चूँकि प्रीपोजिशन ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कई बार बच्चे जो है ऑप्शंस
गलत टिक करके चलाते हैं, उनको लगता है कॉन्फिडेंस के कारण वो हमेशा जो है गलत टिक कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि प्रीपोजिशन सिंपल एक प्रीपोजिशन नहीं होता है। प्रीपोजिशन में आपको कई बार एक्सेप्शंस होते हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि एक्सेप्शंस जो आपको इसमें रहता है उसको कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। तो फिक्स प्रीपोजिशन का मैं अगली क्लासेस में आपको एक लिस्ट दे दूंगा, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बिलो का मतलब होता है नीचे। आपको एक अपने दिमाग में इमेज बनाना है। सपोज़ कीजिए कि आप एक टेबल को देख रहे हैं और टेबल के सामने आप खड़े हैं। तो आप देखिए टेबल के नीचे जो है, टेबल के नीचे जो कि हमारा जो पोजीशन होगा, टेबल के नीचे जो हमारा पोजीशन होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो टेबल है, सपोज करें कि एक टेबल है, तो टेबल के नीचे जो हमारा पोजीशन है, इसके ठीक नीचे इस पोजीशन को हम लोग अंडर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अंडर। इसके ठीक नीचे जो कि टेबल का निचला हिस्सा, टेबल का जो निचला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बीनीथ कहेंगे। बीनीथ स्पेलिंग होगा BENEATH। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सीधे ऊपर की दिशा की ओर, तो आप भी कह सकते हैं इसको, और एकदम सीधे नीचे आ जाएं तो इसको डाउन भी कह सकते हैं। बिलो का मतलब होता है एकदम सीधा नहीं, एकदम नीचे नहीं, वो या तो राइट पोजीशन की ओर या तो लेफ़्ट पोजीशन की ओर, तो वो बिलो कहलाता है। सीधा अगर रखा है, मान लीजिए कि आपका जो है एक कोई ऑब्जेक्ट, एक बॉल जो है इस पोजीशन पर है। मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं सीधे बात करूँ, इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम या तो वर्ड डाउन लिख सकते हैं या तो वर्ड अंडर लिख सकते हैं। वो भी कब लिखेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई टेबल, सपोज जैसे मैंने आपको टेबल कहा था, टेबल के नीचे है तो मेरा अंडर पे जाएगा, अंडर कहेंगे। लेकिन टेबल नहीं है, कोई डायरेक्ट चीज़ रखा है नीचे, तो डाउन कहलाएगा। अगर टेबल के नीचे डायरेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, वो राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ कहीं रखा है, तो मेरा जो कहलाएगा वो बिलो कहलाएगा। ठीक उसके नीचे रखा है, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे रखा है, तो बीनीथ कहलाएगा। अगर उसी के ऊपर रखा है, ऑन पॉइंट पे रखा है, मान लीजिए यहाँ एक बॉल रखा है, तो वो ऑन कहलाएगा, ऑन दी टेबल कहेंगे। अगर इसी के ठीक सामने सीधे की ओर बॉल, मान लीजिए कि एक फ़ैन हमारा जो है, एक फ़ैन इस जगह रोटेट कर रहा है, इस जगह फ़ैन हमारा रोटेट कर रहा है, तो सीधा टेबल के ऊपर है ना, टेबल के ठीक ऊपर है, तो इसको हम लोग ओवर कहेंगे। यहाँ पर हमारा ओवर हो जाएगा। अगर यही फ़ैन हमारा इस पोजीशन पे हो या इस पोजीशन पे हो, तो उसको हम लोग अबव कहते हैं। अबव स्पेलिंग होगा ABOV। आई होप इस बात को आप समझ पाए हों। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस वीडियो को पुनः रिमाइंड करके ज़रूर देखें, ताकि समस्या ना हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सी वेंट डाउन होगा, और आंसर हमारा जो है सी वेंट डाउन इन माई एस्टिमेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पर, वो लिखा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलोज। तो हमारा एक फ्रेज़ दिया हुआ है, और आइटम्स का मतलब होता है मुहावरा। बचपन में आप कई बार पढ़े भी होंगे। जैसे एक मुहावरा मुझे याद है, आँखों का तारा, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा, यानी कि जो चीज़ बहुत प्रिय होती है। तो ये तो रहा हिंदी का, लेकिन इंग्लिश में भी कई सारे ऐसे आइटम्स एंड फ्रेज़ हैं जिसको पढ़ने का तो मीनिंग कुछ और बनता है, मतलब उसका कुछ लगेगा कि और है, लेकिन उसको इंग्लिश स्ट्रक्चर में कुछ और उसका मीनिंग होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। आप एक बार खुद से इसका प्रयास करें कि आपको क्या लगता है, क्या आंसर आपका सही रहेगा।
अवॉइड लुकिंग एट अ हॉर्स होगा, डोंट क्रिटिसाइज और डाउट समथिंग दैट इज़ गिफ्टेड टू यू होगा, डोंट एक्सेप्ट इट होगा, डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट्स हॉर्स ये होगा। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है एक बार प्रयास करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मुझे लगता है कि आपने अटेम्प्ट किया है, और जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है डोंट क्रिटिसाइज़ और डाउट समथिंग दैट इज़ गिफ्टेड टू यू। अगर कोई चीज़ आपको दी गई है उपहार स्वरूप, उपहार के तौर पर, तो आपको उस विषय पे किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ सही नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोल रहा है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी दिए हुए विकल्प के आधार पर हमको उचित जो शब्द होगा उसका प्रयोग करना है। कौन सा हमारा ब्लैंक में फिल हो पाएगा। लिखा है वी गॉट स्केर्ड एज द एनिमल्स डैश। तो आपका मीनिंग क्या है यहाँ पर, हम लोग जो है घबरा गए थे। हम लोग किससे घबरा गए थे, जैसा कि जानवर लोग यानी कि एनिमल्स क्या कर रहे होंगे। तो सुन में हम उसको समझने के लिए हम एक बार अपने दिमाग में एक सीन बनाते हैं कि हम डरते कब हैं, जब जानवर हमारे क्या होता है नज़दीक आता रहता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ग्रामेटिकल कुछ स्ट्रक्चर्स बताता हूँ यहाँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है गॉट स्केयर्ड। गॉट स्केयर्ड से मालूम चलता है कि सेंटेंस जो है पास्ट का है। तब आप मुझे बताइए कि यदि अगर सेंटेंस पास्ट का हो तो आपको बताना चाहेंगे, यदि अगर सेंटेंस शुरुआती तौर पर पास्ट में रहता है तो आने वाला जो भी उसका सीक्वेंस होगा वो भी पास्ट होता है। अगर शुरुआती सेंटेंस हमारा पास्ट का रहेगा तो आने वाला उसका जो भी सीक्वेंस होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, पास्ट में होगा। इस बात को अगर हम दिमाग में रख के चलें तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अटेम्प्ट होगा काफ़ी आसान हो जाएगा। आप सीधे देख लेंगे कि जो हमारा कमिंग नियरर लिखा है ये तो आते हुए। होने के लिए हम लोग इंग्लिश का स्ट्रक्चर में हम लोग मीनिंग जानते हैं, पढ़े भी होंगे कि बी एक तरह का वर्ब है जिसका मतलब होता है होना। तो यहाँ पर सीम्ड डैश कमिंग नियरर लिखा है, यानी कि हमें प्रतीत होता है आते हुए नज़दीक, पहले से ज़्यादा नज़दीक। लेकिन यहाँ पर होने का सेंस नहीं बन रहा है कि ऐसा हो रहा था, वो घटना हो रही थी। कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाने के लिए तो हमारे पास कमिंग सही है, लेकिन वो होना चूँकि वो अभी बीत चुका है और उसको दिखाने के लिए हमको बी का प्रयोग करना होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। ऑप्शन सी नहीं ले सकते हैं, ऑप्शन डी भी नहीं ले सकते। ऑप्शन डी इसलिए कट जाएगा क्योंकि ये सीधा प्रेजेंट फॉर्म में लिखा है सीम नियर, ये तो होगा ही नहीं। सी हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ टू बी यानी बी का हमको फॉर्म दिखलाना है, जिस कारण से यहाँ बी नहीं है, ऊपर वाले में भी बी नहीं है। बी हमारा होने का जो प्रतीत बता रहा है ऑप्शन बी बता रहा है, जिस कारण से ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के समय काफ़ी अच्छा लगे, पेपर देखकर आसानी से आप पेपर को सॉल्व भी कर पाएँ। जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि आपको यहाँ क्वेश्चन में बताया जा रहा है री राइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, अ लेटर इज़ बिन रिटन बाय हिम। सबसे पहले आप देखिए कि पैसिव होता है। मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग क्या हो रही है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव चेंज करने का तरीका क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसके हिसाब से बनाएंगे तो जब ये तो रहेगा हमारा टेंस, एक्टिव मतलब कि टेंस, एक्टिव की जब भी बात होती है वो होता है टेंस, यानी कि जो भी टेंस है सीधा उस फॉर्म में कह देना।
अगर हम उसको पैसिव में बनाना चाह रहे हैं, पैसिव में बनाना चाह रहे हैं तो हमको ऑब्जेक्ट को लाना होता है सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट को ले जाना होता है ऑब्जेक्ट के जगह, यानी यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाएगा और इस जगह ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद हमको बाय लगाना पड़ता है, उसके पहले उसके हमारे लेफ़्ट हैंड तरफ बाय लगाना पड़ता है। बाय के साथ भी3 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म। फिर यहाँ एक और वर्ब लग जाएगा जो कि हमारा टेंस के अकॉर्डिंग होता है। ये वर्ब हमारा टेंस के अकॉर्डिंग होता है। ये होता है स्ट्रक्चर जो कि हम एक्टिव से पैसिव करें या पैसिव से एक्टिव करें। ये स्ट्रक्चर का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप अगर कॉपी में लिखना चाह रहे हैं तो इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करने का। अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की और इस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं जैसे बना रहा हूँ आप इसको देखें और आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। इस सेशन को देख करके आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हम बना सकते हैं और आपको बनाने का तरीका भी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में जो यहाँ पर लिखा है कि अ लेटर इज़ बीन रिटन बाय हिम, ये पैसिव में दिया हुआ है। चूँकि आप ये बाई से देख पा रहे होंगे, बाई से आपको पता चल रहा है कि ये कंडीशन जो है पैसिव का है। और क्वेश्चन में भी आपको ऊपर में कह दिया था कि आपको जो है एक्टिव में बदलना है। तो आप इसको बदलेंगे कैसे? तो सबसे पहले हिम जो है, हिम का अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस इसका ही हो जाता है। अगर लेटर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अ लेटर लिखाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये ही और अ लेटर तो सब जगह है। बिल्कुल सब जगह है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। अगर आप सिर्फ इतना ही देख लें, ही और अ लेटर, इससे ही आपका क्वेश्चन बी तो सॉल्व हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ऑप्शन आपका ही और अ लेटर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको जो सॉल्व करना है वो सिर्फ ही और अ लेटर देख करके ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको इसको स्ट्रक्चर वाइज भी बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि ही और अ राइट लिख दिए, इसके बाद आपको ही के बाद अ लेटर लिख दिए, इसके बाद आपको टेंस देखना है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये बीइंग लिखा है। बीइंग से आपको मैं आइडेंटिफाई करने का तरीका बता देता हूँ। बीइंग से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो मेरा कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। और कंटिन्यूस फॉर्म के लिए किसके लिए? तो ये जो रिटन है, रिटन का कंटिन्यूस फॉर्म राइटिंग के लिए। उसके बाद हमारा जो टेंस है, टेंस किस फॉर्म में रहेगा? तो ईच से मालूम चल रहा है, ईच से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट कौन सा टेंस? तो कंटिन्यूस टेंस। तो ईच से हमारा मालूम चल रहा है कि प्रेजेंट का कौन सा टेंस? कंटिन्यूस टेंस, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ही इज़ राइटिंग अ लेटर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है चूज़ द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें एक एडवर्ब पुट करना है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को। तो आपको मैं बता दूं, सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। लिखा है संजय वाज डैश देयर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। संजय वाज डैश देयर, कुछ वर्ड्स दिए गए, सर्टेनली, अनडाउटेडली, ऑनेस्टली, प्रिज्यूमेबली। तो सर्टेनली का मतलब होता है, ये मैं आपको बता दूं कि सर्टेनली जो है मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसका मतलब होता है निश्चित तौर पर या निश्चित रूप से। दूसरा वर्ड है अनडाउटेडली। अनडाउटेडली का मतलब होता है नो डाउट, निसंदेह। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब होता है विदाउट चीटिंग और लाइंग, यानी कि बिना किसी प्रकार का धोखाधड़ी करना। फिर है प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है शायद या संभव। तो आप
यहाँ पढ़ के देख रहे हो कि नो डाउट बोला है। नो डाउट यानी कि उसको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो संदेह नहीं है तो उसमें हम लोग निश्चित रूप से ही संदेह नहीं होगा, तो हमारा सर्टेनली जो कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा करेक्ट जो है वह है सर्टेनली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कह रहा है चूज़ द बेस्ट सिनोनिम्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कुछ ऑप्शंस दिए गए, उसमें से हमको जो है ना सिनोनिम्स छांटने हैं। पहला वर्ड है जो कि हमको ऑप्शन में पूछ रहा है वो है रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब हो गया लार्ज यूजलेस। ऑप्शन दिए हैं लार्ज, यूजलेस, स्ट्रॉन्ग या स्टूपिड। तो इसमें से क्या सही होगा? तो रोबस्ट, मैं आपको बता दूं कि रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो आप सीधे से इस ऑप्शन को समझ के स्ट्रॉन्ग पे टिक कर देंगे, जो कि ये सही होगा। और मैं आपको बता दूं लार्ज का मतलब विशाल, बड़ा होता है, जो कि ये होगा नहीं। यूजलेस माने बेकार, ये भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब तो मजबूत, जो कि रोबस्ट का मतलब भी मजबूत होता है। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ग्रुप ऑफ नाउन बिलो ओनली वन नाउन इज़ द सिंगुलर फॉर्म। इसमें से एक वर्ड हमारा सिंगुलर है, बाकी सब प्लूरल है। मॉस्किटोज, स्टेयर्स, जीन्स, न्यूज़। मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था, तो आप इसको तुरंत ही टिक कर दिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा राइट आंसर है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बी ऑन द ब्रिंक ऑफ। इसका मतलब है कि एक फ्रेज़ है, एडम्स एंड फ्रेज़ है, और इसको हम लोग का जो उचित ऑप्शन है वो टिक करना है। इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसे एक्सपीरियंस करना जिसमें आपको एक ऐसा अनुभव होगा, या तो वो एक्सपीरियंस अच्छा होगा या तो वो बुरा होगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं लिखा है टू क्लाइम ऑन अ टॉप ऑफ अ क्लिफ, जो कि इसका मतलब हो गया कि एक पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ना, जो कि ये मीनिंग नहीं है। टू बी इन डीप ट्रबल, बहुत बुरी परेशानी में होना, ये भी नहीं होगा। अबाउट टू एक्सपीरियंस और सफ़र, ये ऑप्शन सही होगा, जो कि हमारा जो बताया जा रहा है बी ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब यही होता है, अबाउट टू एक्सपीरियंस और सफ़र। ऑप्शन नंबर, पिछला वाला क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार सेशन होगा, क्योंकि एरर फाइंड करना काफ़ी इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि लिखा भी है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट PQRS, चूज़ द पोर्शन विच मस्ट बी चेंज सो दैट द सेंटेंस बिकम करेक्ट। हमें दिए हुए PQRS से छांटना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, क्योंकि इसमें एक जगह तो कहीं ना कहीं गलती होगी। तो आपको बता दें कि जिसको हम लोग को बदलना है ताकि सेंटेंस को करेक्ट कर दे, वह आप पहले इंग्लिश के स्ट्रक्चर को फॉलो करें। देखिए पहला वर्ड आपका लिखा है मैनी अ मैन। आपको बता दें कि मैनी अ जो भी सेंटेंस होता है वो अपने साथ जो वर्ब कैरी करेगा वो सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। तो आप यहाँ कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा कि मैनी लिखा है तो यहाँ वर कर दें, नहीं, मैनी अ लिखा है। मैनी लिखता है तो यहाँ आप जो है वर कर सकते थे। मैनी अगर लिखता तो यहाँ आप वर कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैनी अ लिखा है। मैनी अ लिखने के कारण यहाँ जो सर वर्ब लिया है वॉज, वो बिल्कुल सही है। यहाँ कोई एरर नहीं है और इस जगह भी कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपोज्ड टू द आइडिया, वॉज के साथ जब आगे वॉज लिख दिया है तो या तो ये V3 होगा या तो ये V3 लेता है, या तो अपने साथ V4 लेगा। वाज अपने साथ हमेशा, इज एम आर वाज वेयर हमेशा अपने साथ स्ट्रक्चर में या तो V3 लेंगे या तो वो V4 लेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अपोज्ड लिखा, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आप
मैं बता दूं कि इस जगह ऑप्शन नंबर P का, B का, P का, Q का, R का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो अभी मैं चलता हूँ इसमें, लास्ट बचा कौन सा सेक्शन, जब P सही है, Q सही है, R भी सही है, तो हमको बदलाव करना होगा S में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा S बिल्कुल सही होगा। गलत कहाँ है इसमें, तो आपको बता दे, आइडिया ऑफ मेकिंग अटेंडेंस इन दी लेक्चर्स, जो लिखा है ना लेक्चर्स कंपलसरी, वो लेक्चर्स नहीं होगा, लेक्चर होगा, यहाँ एस हट जाएगा, लेक्चर कंपलसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारे सेशन को आप एक बार फिर से अच्छा लग रहा है तो अपना कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि आप हमारे दिए हुए प्रैक्टिस सेट्स को वीडियो देख करके भी सॉल्व कर पाए और आपको एक अप्रोच मिल पाए कि कैसे बनाया जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल चुके हैं, अब ये पढ़ते हैं। लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट PQRS, चूज़ द पोर्शन विच मस्ट बी चेंज सो दैट द सेंटेंस बिकम करेक्ट। इसमें भी हमको एरर फाइंड करना है, आप एक बार खुद से प्रयास करें। सेंटेंस मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है, यस्टरडे व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड आई वेंट होम ऑन टैक्सी अलॉन्ग विथ माई असिस्टेंट। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और आप अपनी ओर से एक बार समय खुद से प्रयास करें कि आप अटेम्प्ट लेकर देखें कि क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप यस्टरडे को देखकर ये ज़रूर कह सकते हैं कि सेंटेंस क्या होगा, पास्ट में जा रहा है। तो आप सेंटेंस यस्टरडे व्हेन लिखा है, यानी कि पिछले दिन जब ट्रेन रुकी थी, ट्रेन रुकी, तो यहाँ तक आपका कोई गलती नहीं है। P भी हमारा सही है और Q भी हमारा सही है। मैं आपको बता दूँ, जब भी दो सीक्वेंस एक साथ पास्ट का होता है, तो जो घटना पहले घटी है, जो घटना मेरा पहले घटी है, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है पास्ट, सिंपल पास्ट। जो घटना मेरा पहले घटी है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सिंपल पास्ट, और जो बाद में घटी है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पास्ट परफेक्ट। मैं आपको एक बार लिख के समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो घटना मेरा सिंपल, मान लीजिए कि मेरा एक घटना पहले हुआ, फिर दूसरा घटना हुआ, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, तो जो सेंटेंस में पहला सेंटेंस मेरा पहले घटा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ उसके लिए यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, और यही अप्रोच इसमें लगाना होगा कि पहले कौन सा चीज़ हुआ होगा। जो पहले हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, जो बाद में हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए कि जो ट्रेन रुकी उसके बाद ना वो टैक्सी पकड़ेगा, तो ट्रेन जो रुकी उसके लिए हमारा क्या होगा, जो घटना पहले घटी उसके लिए क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर हैड होना चाहिए, तो मेरा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर Q में ही एरर है, जो कि द ट्रेन हैड स्टॉप्ड आई वेंट होगा। यहाँ पर आपको हैड होना चाहिए था, इस जगह आपका हैड होगा, जो कि ये पास्ट को दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, और मैं आपको बता दूं कि हमारी ओर से आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रही जा रही है, झारखंड GK टेस्ट सीरीज़, जो कि आपको, जिसमें आपको 1500 से अधिक प्रश्नों का एक क्वालिटी क्वेश्चन बेस्ड दिया जाएगा, जिसमें 99 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस रखा गया है। आप इसको हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना होगा वन प्लेटफॉर्म जॉब, और सबसे पहला आइकन हमारा ब्लू लाइन वाला इस तरह का
मिलेगा जिसमें आप इसको डाउनलोड करें। अगर कोई परेशानी आती है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 6287729246। तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर चलता हूँ। लिखा है री राइट दी सेंटेंस इन पैसिव। इसको पैसिव में बनाना है। मैं आपको पैसिव के बारे में तो स्ट्रक्चर पहले ही लिखा चुका हूँ। आई होप आप उस कॉपी में नोट किए होंगे, और आप अगर नहीं नोट कर पाएँ तो पुनः एक बारी वीडियो को वहाँ से रिमाइंड कर लीजिए, दोबारा से प्ले कर लीजिए, और मैं उसी को आगे को कैरी करते हुए कुछ और एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए मैं आपको कुछ लिख के और कुछ बताता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको कुछ जानकारी याद रखनी होगी कि जब भी आप पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में बदलने के बाद जो बाई के बाद जो आपका एजेंट होता है, जो कि आप यहाँ इस जगह यूज़ करेंगे बाई के बाद, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको वहाँ बाई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधा आप अपने वर्ब का V3 फॉर्म लिखें और फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ें जो अननोन है, अननोन मतलब आपको नहीं पता कि किसके द्वारा हुआ, अननोन वाले वर्ड्स पर आपको वहाँ किसी प्रकार का बाई के साथ एजेंट नहीं चाहिए होता है। बाई के साथ एजेंट नहीं चाहिए होता है। बाई के साथ एजेंट आपका नहीं चाहिए होता है। इसी तरह से आपके और भी वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एजेंट नहीं चाहिए होता है। और भी वर्ड्स है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। वर्ड्स है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है जो कि पक्का है कि वही की होगा। जैसे कि एक सेंटेंस भी है, द पुलिस कैच द थीप, ठीक ना। तो इस सेंटेंस को अगर आप पैसिव में बदलेंगे, द थीप वाज कॉट लिखने के बाद ही सही हो जाएगा। आपको किसके द्वारा पकड़ा गया वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता ही है कि पुलिस का ही काम होता है चोर को पकड़ के लेके जाना। और अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स, अनइम्पॉर्टेंट मतलब कि जिसका ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में, अनइम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मैं ऑप्शंस भी लिखवा देता हूँ। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब हो गया जो कि आप उस जगह नहीं भी यूज़ करेंगे तो वो चलेगा। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आप इसको नोट कर लें, मैं आपको लिखवाता हूँ। आप इसको अच्छे से नोट कर लें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वर्ड है समवन, समवन, somebody, they, people, you, इन सभी के साथ जो हमारा बाई के बाद का प्रयोग होता है ना, बाई लिखने के बाद जो हम लोग इसको आगे का यूज़ करते हैं, ये सब नहीं होते, वहाँ यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक, ये सब बाई के बाद एजेंट के तौर पर यूज नहीं होता है पैसिव बनाने के समय। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है रीराइट दी सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो आप क्वेश्चन पढ़ें, लिखा है दी ऑडियंस अपलोडेड द मेयर्स स्पीच। मेयर के स्पीच को लोगों द्वारा प्रशंसा दी गई, प्रशंसा की गई। ऑडियंस यहाँ कहा गया है दर्शकों को। तो यहाँ आप देखिए कि आप पहले मेयर्स स्पीच को ऑब्जेक्ट है और इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मेयर स्पीच हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में नहीं लिखा है, ऑप्शन डी में भी नहीं लिखा। लेकिन मेयर्स स्पीच को दो तरीके से लिखा जा सकता है, मेयर्स स्पीच या स्पीच ऑफ मेयर। तो स्पीच ऑफ मेयर हमारा सी वाला सही है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे,
देखिए ऑडियंस लिखा है, ऑडियंस आप ये जो है ना अनइम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, इस कारण से इसको हम लोग ना ऑडियंस को हम लोग अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरी में लेंगे, जिस कारण से हम इसको एजेंट के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बाय लिख कर के ऑडियंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा अपलोडेड लिख देंगे जो कि इसको पैसिव बनाना है। V3 लिखेंगे, यहाँ पर V3 हो गया, ये पास्ट में था इसलिए पास्ट के लिए वॉज लिखा। फिर हमारा जो मेयर स्पीच है उसको बदल के किया गया स्पीच ऑफ द मेयर। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट स्पीच ऑफ द मेयर। फिर हमारा पास्ट के लिए लिखा गया वॉज। फिर हमारा अपलोडेड का वर्ब फॉर्म जो है V3 लिखा गया। और जो एजेंट हमको चाहिए था वो ब्लैंक हो जाएगा, चूँकि एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्रिया हैज़ नॉट गिवन अप, सी सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ होप। सीम्स होगा चूँकि सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मैं आपको बता दूं कि पर्सन आप पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पर्सन जो है 3 तरीके का होता है। फर्स्ट, पहले तो ये सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सेकंड पर्सन में वी आता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई आएगा, प्लूरल में वी होगा। सेकंड पर्सन में प्लूरल में भी यू होता है और सिंगुलर में भी यू होता है। थर्ड पर्सन में आपको ही, सी, इट या कोई नाम होता है। थर्ड पर्सन में आप ही स्लैश सी स्लैश इट या कोई नाम पढ़ेंगे, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। प्लूरल में आप दे पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब कैरी करेगा वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब लेगा वो होता है V5। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। मैं आपको लिखवा देता हूँ वर्ब के कौन से 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म मैं आपको लिखवाता हूँ। जैसा पहला हो गया V1, फिर V2, फिर V3, फिर V4, फिर V5। एक छोटा एग्जांपल, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गॉन। तो आप देख पा रहे होंगे ये 5 फॉर्म होते हैं हर एक वर्ब का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। हर एक वर्ब का यानी कि वर्ब भी बहुत सारा होता है, लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि वर्ब के लिए 5 फॉर्म होता है, जो कि 5 फॉर्म को मैंने आपको लिखवाया। ये गोज होता है। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था, इस जगह प्रिया हैज़ नॉट गिवन अप, सी के साथ वर्ब के साथ जो कैरी करेगा सी के साथ हमेशा V5 लगेगा। V5 यानी वर्ब का 5वां रूप। तो सीम होना चाहिए। सीम के साथ सीम्स लिखेंगे, वहाँ क्या हो जाएगा सीम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, यहाँ से हम इसको सही कर देंगे सिर्फ सीम्स को देखकर, पूरा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है चूज़ द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस लिखा है आई वॉज ऑन माई वे होम व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग डैश आई हैड माई रेन कोट विथ मी। यहाँ आप देखिए कि उसका मीनिंग है कि मैं अपने रास्ते की तरफ घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये सेंटेंस पास्ट में है, जो कि पास्ट में लिखने के बाद भी हमारा आगे का देखेंगे कि आप पहला घटना जो हुआ, फिर उसने रेनकोट खोला, तो यहाँ पर आपका तो उसके साथ रेनकोट जो था वो हैड लिखा। फॉर्चुनेटली यहाँ पर
सही होगा, लेकिन बाकी का मीनिंग को भी देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, फिर श्योरली मतलब निश्चित रूप से, हैप्पीली मतलब खुशी से, फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मती से। तो यहाँ खुशकिस्मती से आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है आई लव द बिग डैश एंटिक कार। आप देखिए वर्ड लिखा है एंटिक, इसमें आपको जो है ना एक ऑप्शन सही जो है फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जेक्टिव के तौर पर कैसी कार वो बतानी है। तो एंटिक क्या चीज़ होती है? एंटिक जो वर्ड होती है, एंटिक क्या बताता है? पुरानी चीज़ों को बताता है। तो एंटिक से ही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओल्ड कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ऑब्लिग्ड विथ यू एंड योर entire family for showing kindness and generosity towards us। यह बोला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस है 4 पार्ट PQRS। चूज द पोर्शन विच मस्ट बी चेंज सो दैट द सेंटेंस बिकम करेक्ट। यानी कि दिए हुए सेंटेंस को हमको करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में 4 पोर्शन जो बनाया गया है उसमें से सही कैसे किया जाएगा, क्या चेंज करना है, वो हमको टिक करना है। तो आई एम ऑब्लाइग्ड टू होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको रूल बता दूँ कि इंग्लिश में अगर आप किसी यू के साथ यूज़ कर रहे हैं ऑब्लाइग्ड को, तो यहाँ हमेशा टू होता है। ये प्रीपोजिशनल एरर हो गया, प्रीपोजिशन हम कैरी करेंगे टू, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा पी जो है सही हो जाएगा, बाकी कहीं एरर इसमें नहीं है। अभी हमको प्रीपोजिशन यहाँ फिल करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर। यह लिखा है वी सेट डैश द ट्री टू रेस्ट। अंडर का मतलब होता है एकदम नीचे, बिलो का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के नीचे, चाहे वो राइट तरफ या लेफ़्ट तरफ, लेकिन सीधा नीचे नहीं होना चाहिए। अमॉन्ग जो है, अमॉन्ग 2 से अधिक पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कोई 2 से अधिक पर्सन तो है नहीं, अमॉन्ग मेरा गलत हो गया, नन ऑफ दिस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ तो बैठाना ही है। बिना प्रीपोजिशन का सेंटेंस तो पता ही नहीं चलेगा ना। ट्री के पास हम जो थे तो किस पोजीशन पे थे, एकदम नीचे तो बैठ नहीं सकते। एकदम नीचे का मतलब हो गया कि पेड़ है और उस पेड़ के जड़ के अंदर। तो बिलो तो होगा नहीं, माफ़ी चाहूँगा, बिलो तो होगा नहीं, बिलो का मतलब हो गया जड़ के नीचे अंदर। तो ऐसा तो नहीं, इस पोजीशन पे बैठ नहीं सकते हम लोग। पेड़ की जो छाँ है उस पेड़ की छाँ के नीचे बैठ सकते हैं। तो ये हमारा अंडर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैनी ऑफ प्रॉब्लम्स आर डिफ़िकल्ट सो फाइंड द ईजियर वन। जिसका आंसर नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईजियर वंस एंड डू देम फर्स्ट। ये इजी था, इसमें कोई प्रोनाउन में हम लोग को करेक्ट प्रोनाउन खोजना था, जो कि ऑप्शन सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यह हमारे पास एक बार फिर से मुहावरा आया। इस मुहावरे का अर्थ आपको जानना पड़ेगा। एक बार पढ़ते हैं कि ऑप्शन में दिए क्या है। लिखा है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ सोर, अ सब्जेक्ट दैट एम्ब्रेस अ पर्सन विथ बैड हैबिट्स, अ सब्जेक्ट ऑफन स्पोकन टू मेक अ पर्सन एंग्री। अ सोर पॉइंट का मतलब हो गया कि एक ऐसी स्थिति जिसमें हम एक पर्सन का मजाक उड़ाते हैं, उसको चिल्लाकर, उस पर गुस्सा करके या उसकी मिमिक्री कर कर उसको मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह से एक पर्सन सफरिंग फ्रॉम शोर, यहाँ वो शोर नदी किनारे वाला नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अगर सी को भी देखिए, अ पर्सन विथ बैड हैबिट्स, हैबिट के बारे में नहीं बता रहा है, वो एक्शन के बारे में बोल रहे हैं। इस मुहावरे का मतलब एक्शन के तौर पर लिया गया है। अ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफन स्पोकन टू अ पर्सन एंग्री, सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक्शन। इस जगह ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब हो गया अ सब्जेक्ट दैट एम्ब्रेस अ पर्सन, की एक ऐसा व्यक्ति यानी एक ऐसा पर्सन जो कि किसी को परेशान करता हो, उस पर मजाक उड़ाता हो। फिर आपको यहाँ पर आप देखिए लिखा है चूज़ द करेक्ट एग्जेक्टिव।
एग्जेक्टिव वर्ड यूज़ कर रहा है सेंटेंस में। तो सेंटेंस जो हमारे लिख रहा है वो वर्ड है डैश मनी डू यू नीड। अब मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल यहाँ पर रूल है इस जगह कि आप मनी को जो यूज़ कर रहे हैं, मनी जो कि एक काउंटेबल है, इसको गिना जाता है, लेकिन गिना जाने के बाद मच और मैनी का आप रूल समझिए। मैनी जो है काउंटेबल के लिए यूज होता है और मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मैनी के साथ जो ट्रीटमेंट करेंगे वो अनकाउंटेबल वाला ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि एक सेंटेंस का रूल है इंग्लिश का कि मनी के साथ आप अनकाउंटेबल यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, हाउ मच मनी डू यू नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लिखा है चूज़ द करेक्ट एग्जेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सेंटेंस में एक वर्ड यूज़ करना है जो कि एग्जेक्टिव के तौर पर यूज़ करना है। पहले आप देख लीजिए कि वर्ड लिखा है देन, और मैं आपको बता दूं कि देन जो है ये एक कॉम्परेटिव वर्ड है जिसके लिए हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं तुलना। एक होता है दिन, इस दिन का मतलब होता है तब या जब, तब या जब। यहाँ हम लोग देन यूज़ कर रहे हैं, देन का मतलब होगा तुलना। तो आप बताइए कि जब तुलना कर रहे हो किसी चीज़ का, तो जो तुलना करते हैं वो हम लोग ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का करेंगे या थिंग से करेंगे। तो आपको यहाँ पर जब तुलना करते हैं तो आप वहाँ पर मोर यूज़ करते हैं, वर्ड हो जाएगा मोर। तो आप इस तरह से जो सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, पेरिस इज़ डैश देन न्यूयॉर्क। तो आप देखिए पेरिस के बारे में बात हो रही है, न्यूयॉर्क के बारे में बात हो रही है, और इसमें हम लोग तुलना कर रहे हैं तो कौन किससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए मोस्ट नहीं यूज़ करेंगे, इंटरेस्टिंग सिंपल में तो होगा नहीं, देन यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, पेरिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वसंत हैज स्टेड इन द सिटी फॉर 5 years डैश ही नो द सिटी वेल। अब इस जगह आपको बताया जा रहा है कि दिए हुए ऑप्शन में आपको वर्ड्स यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट बनाना है और एडवर्ब यूज़ करना है। इसमें एडवर्ब यूज़ करने के लिए आप देखिए, क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ, एपरेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, पॉसिबली का मतलब होता है शायद, और जो लास्ट वर्ड है स्कार्सली का मतलब होता है शायद ही या कठिनता से। तो आप देखिए लिखा है वसंत हैज स्टेड इन द सिटी फॉर 5 years, और इस जगह पे आप देखिए कि शायद ही वो शहर के बारे में अच्छे से जानता था या जान चुका था। तो इस जगह शायद ही का सेंस बन रहा है, जिस कारण से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लिखा है, इसमें हम लोग को एग्जेक्टिव जो है ना, सही एग्जेक्टिव क्या होगा वो निकालना है। इसका मतलब अभी मैं क्वेश्चन को पहले आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है आई एम सॉरी आई कांट लेंट यू डैश फ्लोर। फ्लोर यहाँ आटे को बोलते हैं, फ्लोर हो गया एक, फ्लोर का मतलब होता है सीढ़ी, तल्ला, इसको पढ़ते हैं फ्लोर ये फ्लोर है, फ्लोर का मतलब हो गया आटा। तो बोला है कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जो है आपको आटा नहीं दे सकता। सम का मतलब हो गया कुछ, अब कुछ जो है काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, जो कि यहाँ यूज़ होगा नहीं। सच मतलब जैसा, यहाँ तो आटे को एक्सप्लेन करना है यानी बताना है, तो यहाँ होगा कोई भी, किसी भी तरीके का आटा नहीं दे सकता। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान जिसके पास सभी तरह की पावर हो। तो आप इस वर्ड पावर से ही निकाल सकते हैं कि पावरफुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल पावर। ऑल नोइंग का मतलब सब कुछ जानने वाला, एवर लास्टिंग का मतलब हो गया लंबे समय तक टिकने वाला, और ऑल मर्सीफुली का मतलब हो गया कि जिस पे सभी प्रकार का वो दयावान और दया करता हो। यहाँ ओमनीपोटेंट का मतलब मैंने आपको बताया सर्वशक्तिमान, यानी सभी तरह से
पावरफुल। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, इसमें हमको प्रोनाउन यूज़ करना है। मैनी पीपल हैव अ सेल फोन दीज डेज बट आई हैव नेवर यूज्ड वन होगा, वंस नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि कारण बताया गया कि मैं अभी तक एक भी मोबाइल यूज़ नहीं कर पाया हूँ। काफ़ी लोग जो है एक मोबाइल यूज़, अभी आज के समय एक तो मोबाइल रखते ही है, यूज़ करते ही है, लेकिन मैंने एक भी मोबाइल अभी तक यूज़ नहीं किया, जिस कारण से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वंस जो है संबंधित होता है बिलोंग्स दिखाने के लिए, सम मतलब कुछ, जो कि मोबाइल तो एक ही चाहिए। और अ सेल फोन भी लिख सकते थे, बट यहाँ पर आप देखिए कि नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है और यहाँ पर एक ही चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या खोजना है? प्रोनाउन खोजना है। तो इसी को वापस से लिख दिया तो ये तो प्रोनाउन नहीं ना हुआ जी। तो ये एक कट गया, दो कट गया, तीन कट गया, बचा क्या? बी। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसमें एंटोनम्स खोजना है, यानी कि अपोजिट वर्ड खोजना है। वर्ड है रिडिकुलस। वर्ड हमारा जो दिया गया है वो है रिडिकुलस। मैं आपको बता दूं कि आप एक बार रिडिकुलस का मतलब खुद से प्रयास करें। वैसे मैं आपको बता दूं रिडिकुलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण या बेतुका, यानी कि जिसको कहा जाए कि बिना नॉलेज का तरीके से नहीं बताना, या फिर ऐसी बात करना जिसका कोई मतलब ही ना हो, वो हो गया रिडिकुलस। तो आप हरीड का मतलब होता है जल्दीबाजी में, बेसलेस मतलब बेसलेस का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, निरार्थ बात। फॉल्टी मतलब गलती। और रिजोनेबल का मतलब होता है यथोचित, यानी कि जैसा उचित हो वैसा। तो यहाँ पर हमको एंटोनम्स खोजना था, जिस कारण से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर प्रीपोजिशन पुट करने के लिए। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं टाइम के साथ, जो हम लोग अगर वॉच के साथ कोई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जैसे पूछते भी है कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, जो सेंटेंस अगर पूछ दिया आप तो वो गलत हो जाएगा। आपको वहाँ बाय पूछना होगा। ये एक्सेप्शन केस है जिसमें आपको बाय योर वॉच बोलना होगा, बाय योर वॉच। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन में बोला गया है लेट अस बी देयर डैश टू रिसीव द गेस्ट्स। आप एक बार खुद से इसका प्रयास करके बताइए कि आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है विथ देम, विथ टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम। विथ टाइम मतलब समय के साथ, तो समय के साथ गेस्ट को रिसीव करना सही नहीं बैठ रहा है, ऊटपटांग लग रहा है, गलत लग रहा है, तो ये होगा भी नहीं। दूसरा है ऑन टाइम यानी समय पर, इन टाइम यानी कि समय में। हमें गेस्ट को रिसीव करना है, समय पर होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑन टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको फिर से एरर फाइंड करना है कि दिए हुए ऑप्शन में क्या बदलाव किया जाए जिसमें हमारा आंसर सही हो जाए। तो यहाँ जो लिखा है आई रिमेंबर हैविंग रेड समवेयर दैट द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशियंस। आप देखिए बाय रशिया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री की नाम ले रही है, कंट्री का सिटीजनशिप के तौर पर नहीं, जिस कारण से रशिया नहीं, माफ़ी चाहेंगे, रशियन नहीं, रशिया होगा, रशिया, RUSSIA। ऑप्शन डी हमारा इस जगह सही होगा, जिसमें ऑप्शन एस जगह में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इस सेंटेंस को आपको पैसिव में बनाना है। आई शैल बी डूइंग दिस वर्क। दिस वर्क को हम लोग शुरू में रख देंगे बिल्कुल, फिर आई का हो जाएगा मी और बाई ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो आप देखोगे कि सब जगह ये लिखा है और इस जगह भी सब जगह है, तो हमको ये चीज़ तो देखना ही नहीं है। हमको देखना क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप देखो बी डूइंग से मालूम चल रहा है, डूइंग से मालूम चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस था। कंटिन्यूअस देखोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, जो कि कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर ले रहा है और डू को डूइंग कर दिया गया, डन कर दिया, जो कि ये पैसिव होता है। मैंने आपको बताया था कि बाय के बाद एजेंट होता है और एजेंट से पहले हमारा B3 लगेगा।
बाकी का हम लोग का जो टेंस है उस टेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर आप